अकेले होना किसी के साथ अकेले होने से बेहतर है। नमस्कार, मेरा नाम है अनूर्वी मेहरा और आप मुझे सुन रहे हैं हाय ऑन साहित्य पर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ रेत की मछली का 10वां अध्याय लेकर। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि 9वें अध्याय में क्या हुआ था। 9वें अध्याय में कुंतल अस्पताल से अपनी नवजात शिशु को लेकर वापस लौटती है और उसके आसपास जो भी घट रहा होता है उससे विद्रोह करने के लिए वो डॉक्टर की हिदायत के बावजूद नहाने जाती है और उसके शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, उसे बुखार होता है और वो कहीं ना कहीं चाहती है कि ये बुखार उसके जीवन का अंत कर दे, क्योंकि उसे असहनीय लग रहा होता है बाहर जो भी उसके संबंधों में घटित हो रहा होता है, शोभन के कारण और मीनल के उसके संबंधों के कारण। मगर वो बच जाती है, स्वस्थ हो जाती है धीरे धीरे। और इस बीच शोभन अपने साहित्यिक संसार में फिर से कदम रखते हैं, अपने साहित्यिक मित्रों को वापस से अपनी दुनिया में खींच कर लाते हैं, क्योंकि उन्हें एक कॉन्फ्रेंस करनी होती है जो कि साहित्य से ही जुड़ी होती है और उसे एक ऐसा रूप देना होता है कि नई जो पीढ़ी है वो किस तरीके से नए साहित्य को लिख रही है, और उसका प्रतिनिधित्व एक तरीके से शोभन स्वयं अपने कंधों पर ले लेते हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ये कोलकाता में ही कराई जाती है शोभन के द्वारा, और वो उसका कारण यही होता है कि वो मीनल से मिलने जाते हैं। तो इसके बाद फिर वैसी ही एक घटना घटती है कि कुंतल और शोभन और मीनल एक ही कमरे में होते हैं और शोभन बड़ी बेशर्मी से मीनल के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे होते हैं उसी बिस्तर पर जिस पर कि उनकी पत्नी और उनकी नवजात शिशु सो रही होती है। और ये बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होता है कुंतल के लिए भी और हम पाठकों के लिए भी। चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरी यातना अपनी महत्वाकांक्षा और लिप्सा के सघन क्षणों का सप्ताह बिताकर शोभन लौटे, तब सबसे पहले उन्होंने अपने साहित्यिक मित्रों को आमंत्रित किया। लौटी तो मैं भी थी, लेकिन शोभन के साथ लौटी थी ये नहीं कह सकती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धागे से खींचकर बलात कोई कलकत्ते ले गया और उसी तरह बेजान खिलौने जैसी खींचकर वापस भी ले आया। फुलबगिया में जंगली लतर एक सप्ताह में ही बढ़ चढ़कर फैल रही थी। अब अपनी विवशता से लड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। लतर बढ़ रही थी और मेरा भविष्य छोटा होता जा रहा था। कलकत्ते से लौटने के बाद शोभन ने फिर साहित्यिक मित्रों से संपर्क बना लिया। ये संपर्क उन्हें बनाना ही था। मुझे विश्वास है कि इसके पीछे भी शोभन का निहित उद्देश्य था। सम्मेलन में जिन लोगों को आमंत्रित नहीं किया था वे नाराज थे। शोभन अब उनके सामने सफाई ये देना चाहते थे कि जो कुछ हुआ वह संयोजकों की नासमझी से हुआ। उन्होंने तो इन तमाम लोगों के नाम दिए थे, लेकिन आयोजक शायद इन नामों से परिचित नहीं थे। ये कहकर शोभन जहां अपना बड़प्पन दिखा रहे थे वहां ये भी साबित करना चाहते थे कि बाकी लोग शोभन से कितने छोटे हैं। तभी तो संयोजक उनके नाम याद नहीं रख पाए। शोभन ने उन्हें बताया कि वास्तव में तो सम्मेलन के बाद अब ही असली समारोह शुरू होना है। शोभन उसे लड़ाई की संज्ञा दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अब साहित्यकार को एक व्यापक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। असली काम तो ये लड़ाई ही है। शोभन में साधारण चतुराई नहीं थी। अपने से पराजित लोगों को फिर अपने साथ ला खड़ा करने की कला उन्हें आती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसन्न युद्ध का संकट और मानव की यातना से संघर्ष का लंबा चौड़ा ब्यौरा शोभन ने दिया। उनका कहना था कि इस आसन्न संकट के बीच मानव को अपने खोए हुए मूल्य और मर्यादाओं की खोज करनी होगी। शोभन के एक कलाकार मित्र सहसा बीच में ही बोल पड़े थे, लेकिन बंधु, इस पर तो पहले से ही काफी कुछ काम हो चुका है और फिर वर्मा जी ने इस पर पूरी पुस्तक ही लिखने की सोच ली है। संवाद सुनते सुनते मैं अपने आप में मुस्काई।
पुस्तक अब वर्मा जी तो क्या लिखेंगे। वर्मा जी ने तो कुछ सोच समझकर अपने को स्पष्ट करने के लिए शोभन से कहा सुना था। शोभन का दिमाग इस मामले में तो काफी तेज है। वर्मा जी से जो बहस होती रही थी उसे शोभन लगातार रात में लेखबद्ध करते रहे थे। पांडुलिपि अब टाइप भी हो चुकी थी, सिर्फ प्रकाशन की कसर थी। और अब मानव मूल्यों पर जिस बहस का आयोजन वे वहां और बड़े पैमाने पर करना चाहते थे, वह तो वास्तव में उनकी इस किताब का उद्घाटन समारोह भर होने वाला था। ऐसे मामलों में शोभन कितने कुशल हैं। सम्मेलन के लिए कलकत्ते जाते समय ट्रेन पर उनके साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए बुलाए गए डॉक्टर भुवन भी थे। भुवन जी से शोभन ने पूछा था कि वे किस समस्या को उठाना चाहेंगे। डॉक्टर भुवन ने तभी अपने विचारों की रूपरेखा उन्हें बताई थी। वे सम्मेलन के दौरान शायद सन्नाटे में आ गए होंगे जब उन्होंने सुना होगा कि विषय प्रवर्तन करते हुए शोभन ने उन्हीं की रूपरेखा को विस्तार देकर प्रस्तुत किया था। इस बृहत्तर सम्मेलन की तैयारियां शुरू होते होते दशहरे की छुट्टियां हो गई थी। शोभन खिल उठे कि मीनल फिर आ पहुंचे। फुलबगिया में जंगली लतर और भी अधिक बढ़ गई थी। मन में उसके प्रति अटूट घृणा और प्रतिहिंसा होने के बावजूद अब उसे काटने की सामर्थ्य मुझ में बची नहीं थी। या ये कहूं कि जब उसे काटने का समय था तब मैं निरुपाय बैठी रही। अब उसे बढ़ने देने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी क्या था। मीनल से उसके वही लंबे लंबे कभी न खत्म होने वाले संवाद शुरू हो गए। मैंने सुना वे बड़े हर्ष से मीनल को बता रहे थे कि भारत पब्लिशर्स के निदेशक श्री रतन लाल का पत्र आया है। रतन लाल चाहते हैं कि उनके बड़े साप्ताहिक के बारे में अंतिम रूप में शोभन अपना फैसला दे दें। कलकत्ते के सम्मेलन के दौरान रतन लाल ने शोभन से कहा था कि वे उन्हें अपने साप्ताहिक का संपादक बनाना चाहते हैं। शोभन समाचार से गदगद हो उठे थे। वे साधारण खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए उन्होंने जाहिर ये किया था कि इस आमंत्रण को स्वीकार करने में उन्हें असुविधा हो रही है और इलाहाबाद जाकर अपने मित्रों से सलाह मशविरा करने के बाद ही वे अंतिम रूप से कुछ निर्णय ले सकेंगे। नाम के लिए अपनी विरक्ति जाहिर करने के बाद शोभन ने अपने मित्रों से इस बात की चर्चा भी की थी। मित्रों को वे ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें कितना बड़ा महत्व मिल रहा है। वर्मा जी ने बहुत धीरे से मुस्कुराकर कहा था, शोभन, तुम्हें याद है पिछले बरस हम लोगों ने सम्मेलन किया था। तुमने उसमें कहा था कि साहित्य और साहित्यकार के लिए राजाश्रय खतरनाक है। ये बताओ शोभन, तुम्हें दिया जाने वाला ये संपादकत्व क्या एक धनी व्यक्ति का आश्रय नहीं होगा? वर्मा जी ने जो कहा नहीं था वह शोभन के चित्रकार कवि मित्र ने ठहाकेदार हंसी के साथ कह डाला था। राजाश्रय छोड़कर सेठ आश्रय चुनोगे? शोभन ने वार्तालाप इससे आगे चलने नहीं दिया था। अपने मित्रों से जो अवमानना मिली थी उसे शोभन मीनल से छुपा गए, बल्कि उन्होंने कहा कि उनके साहित्यिक मित्र उनसे इसलिए रुष्ट हैं कि ख्याति की दौड़ में वे पीछे रह गए। मीनल ने उनके इस आत्मसंतोष को समर्थन दिया। शोभन बहुत खुश थे कि उनकी महत्वाकांक्षा को अयाचित बल मिल रहा है। शोभन से कटी हुई मैं अब इतनी तिक्त होती जा रही थी कि उस दुनिया में झांकने की मेरी इच्छा भी नहीं होती थी। मैंने अपने आप को जब निर्वासित कर लेने का ही निश्चय कर लिया था। शोभन के साहित्यकार मित्रों से मेरे निर्वासन का यह रहस्य छिपा हुआ नहीं था। बहुत कम बोलने वाले वर्मा जी ने एक बार संकेतों से कहा था कि पाली हुई बिल्ली कभी चेहरे पर भी पंजा मार देगी। मीनल का ध्यान इन व्यावसायिक संवादों में नहीं लग रहा था और शोभन को तब तक संतोष होने वाला नहीं था जब तक वे पूरी तरह मीनल को ये न समझा देते कि पत्रिका की इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद न केवल शोभन अतिरिक्त प्रतिष्ठा ही अर्जित कर सकेंगे, बल्कि मीनल और उनके संबंध भी अधिक गहरे और अधिक उन्मुक्त हो सकेंगे। शोभन को जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी वह पत्र रतनलाल की ओर से उनके पास आ गया। रतनलाल ने लिखा था,
वे सपरिवार नैनीताल जा रहे हैं। अच्छा होगा कि शोभन वहीं आ जाए। पत्रिका के बारे में बात करने में आसानी होगी। शोभन पत्र पाकर उछल पड़े। उत्साह में वे ये भूल गए कि मैं भी उस समय वहां थी। उन्होंने मुझे देखकर अपने आप को संभाल लिया। बात बदलते हुए बोले, कितना अच्छा होगा जब हम लोग बहुत दिनों बाद हमारा सोचा हुआ संभव हो जाएगा। कब बुलाया है? मीनल ने पूछा। कब? शोभन ने रतनलाल का पत्र मीनल के आगे बढ़ाकर कहा, बस जितनी जल्दी हम लोग चल सकेंगे। वे लोग तो नैनीताल पहुंच भी चुके होंगे। तो मैं भी अभी चल सकती हूं, मीनल ने उत्साह से कहा। शोभन ने अब मेरी ओर देखा। मेरी उपस्थिति मात्र से शोभन अव्यवस्थित हो रहे थे। अनमने स्वर में मुझसे बोले, अभी इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? कुंतल को काफी तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, आप दोनों ही जाइए, मैंने उपेक्षा से कहा। शोभन माने नहीं, मान सकते भी नहीं थे, बल्कि उनके लिए उस समय मेरा साथ न जाना घातक भी हो सकता था। शोभन मीनल को ले ही जाना चाहते थे। मीनल और उनके लिए ये सुअवसर पके फल की तरह जैसे ऊपर से आ टपका था। नैनीताल की पृष्ठभूमि से अधिक उपयुक्त उनके स्नेह संबंध के लिए और हो ही क्या सकता था। लेकिन मीनल को अकेले ले जाने का साहस उनमें नहीं था। रतनलाल का भी परिवार वहां था। शोभन ये भी जानते थे कि रतनलाल विवाह संबंध से बाहर शोभन का संबंध पसंद नहीं करेंगे। बहुत बड़ा स्थान, समृद्धि की बहुत बड़ी सीढ़ी उन्हें मिलने जा रही थी। उस सीढ़ी के लिए वे ऐसा कोई खतरा किसी भी कीमत पर लेने को तैयार नहीं थे। मेरे सामने समस्या कोई नहीं थी, केवल अपनी पराजय की व्यथा ही थी। उनके आग्रह का सामना करने के लिए मेरे पास कोई तर्क नहीं था। मेरा ध्यान तोरू की ओर गया। मैंने थोड़ी तिक्तता के साथ कहा, नैनीताल में काफी सर्दी पड़ेगी, तोरू के पास तो गर्म कपड़े तक नहीं है। अरे तो क्या हुआ, वहीं नैनीताल से चलकर ले लेंगे, शोभन ने कहा। थोड़ी सी ऊन खरीद लेना, उसे तोरू के लिए स्वेटर बुन लेना, मीनल ने कहा। तब तक उसे शॉल उड़ा लेना। मेरा मन जल उठा, क्षोभ से गला रुंध आया। ये कैसी नियति है? सब कुछ मेरा है, फिर भी मैं उसे अपनी एकमात्र बच्ची तोरू के लिए प्राप्त नहीं कर सकती। शोभन प्रसंग की कटुता को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत बात बदल दी। और कोई समय होता तो शोभन का रुख बिल्कुल ही दूसरा होता। इस समय तो वे किसी भी कीमत पर स्थिति संभालने को आमादा थे। सारी बात भूलकर उन्होंने अतिरिक्त आत्मीयता दिखाते हुए मुझसे कहा कि तुम्हें तो चलना ही होगा। मैंने मन में सोचा था कि यात्रा के बीच मन बदल जाएगा। नई जगह पहुंचूंगी तो नया वातावरण अवसाद को अपने आप ही समेट लेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रास्ते भर मेरा अवसाद और अधिक बढ़ गया। मुझे याद आ रहा था जब शादी के बाद पहली बार शोभन मुझे इसी रास्ते से नैनीताल लाए थे। तब से इतने बरसों पहले की उस कुंतल और आज की इस कुंतल में एक जैसा कुछ भी नहीं बचा था। शोभन मीनल से सटे हुए खिड़की से बाहर देख देख कर इस तरह बातें कर रहे थे कि देखने वाला उन्हें ही पति पत्नी समझता। पता नहीं यात्रियों ने ध्यान दिया था या नहीं। मैं उनके सामने किसी आया से अधिक शायद ही कुछ लग रही थी। बीच बीच में मन का दर्द उभरता तो मैं तोरू को सीने में भींच लेती। रास्ते भर एक बार भी शोभन की ओर चेहरा घुमाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। स्टेशन पर खासी सर्दी थी। डब्बे के अंदर मौसम उतना सर्द नहीं लग रहा था। बाहर निकलते ही मैंने देखा तोरू की नन्ही नन्ही उंगलियां सर्दी के कारण नीली हो आई थी। मन कचोट उठा। शोभन ने एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया
कि तोरू को सर्दी भी लग रही होगी। स्टेशन से बाहर निकलकर हम लोग टैक्सी में बैठे। मैंने सोचा कि अब शायद शोभन पहले बाजार की ओर चले और तोरू के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदें, लेकिन शोभन ने टैक्सी वाले को सीधा नैनीताल चलने का आदेश दिया। मेरा मन चीत्कार कर उठा। मुझसे सहा नहीं गया। हार कर मैंने कहा, जरा ठहरो। शोभन ने मेरी ओर प्रशंसूचक दृष्टि से देखा। मैंने तिक्तता को दबाते हुए कहा, तोरू को इतनी सर्दी लग रही है, पहले कुछ गर्म कपड़े क्यों नहीं ले लेते? बात कहने के बाद क्षोभ और शर्म से मेरी कनपटियां जल उठी। कंठ में उभरती हुई रुलाई को बड़े यत्न से मैंने रोका। बेबी के लिए कपड़े खरीदे गए, लेकिन मैं समझ रही थी कि उसके पीछे शोभन की मजबूरी भले रही हो, उनका उत्साह नहीं था। कपड़े खरीदने के बाद हम नैनीताल के लिए रवाना हो गए। अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पहले से भी ज्यादा अकेली हो गई हूं। एकमात्र तोरू को छोड़कर टैक्सी की खिड़कियों से बाहर दिखते दृश्यों में मुझे सबसे ज्यादा अपनापन नजर आ रहा था। नैनीताल पहुंचते पहुंचते सूरज ढल चुका था और भीगी हुई सर्दी आसपास लूटने लगी थी। बहुत शुक्रिया ये अध्याय पूरा सुनने के लिए। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय में हमें शोभन का जो सोशल नेचर है या प्रोफेशनल उसका जो कंडक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से देखने को मिलता है पिछले अध्याय के बाद। मुझे दरअसल ये बात काफ़ी हास्यास्पद लगती है कि कैसे हम सब एज ह्यूमन बीइंग्स हम कितनी आसानी से प्रिटेंस के चपेट में आ जाते हैं। मैं समझाती हूँ। आपने कभी शायद ऐसा अनुभव किया हो कि जब हम किसी पब्लिक स्पेस में होते हैं और एक इंसान के पीछे सब दौड़ रहे होते हैं और फोटोज़ खिंचवा रहे होते हैं, तो हमें ये तो पता चल जाता है कि ये कोई सेलिब्रिटी है, भले हम जानते नहीं हैं, भले हमारा उनसे कोई इंटरेक्शन, कोई नॉलेज नहीं है हमें उनके बारे में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ सिर्फ इसलिए फ़ोटो खिंचवा लेते हैं कि दूसरे भी खिंचवा रहे थे, कि होगा कोई, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन कल को हम पता करेंगे कि ये इतने बड़े हैं और उसके बाद हम दूसरों को दिखाएंगे कि देखो देखो ये कितने अच्छे हैं। तो आई हैव सीन कि अगर एक इंसान प्रिटेंड करने लग जाए कि वो बहुत ऐसा सा इंसान है, सेलिब्रिटी है या बहुत सक्सेसफुल है किसी भी अपने काम में, एंड दे सप्लीमेंट इट विद सम प्रूफ इन देयर करियर, तो सब लोग मानने लगते हैं। और यही चीज़ मुझे लगता है कि शोभन के साथ हो रहा है। कि आपको क्या लगता है कि जो लोग वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिन साहित्यिक मित्रों को बुला लेते हैं, उनको ये अंदर अंदर एहसास नहीं होगा कि ये इंसान मतलबी है और हमें सिर्फ तब बुलाता है जब इसे ज़रूरत होती है? उन्हें पता होगा, कहीं ना कहीं हर इंसान को पता होता है कि क्या कुछ घट रहा है उसके साथ, लेकिन बिकॉज दे नो कि ये बहुत ज़्यादा सक्षम हैं एक समाज में, साहित्यिक समाज में स्पेशली इनका बहुत ज़्यादा नाम है, तो ये बहुत अच्छे राइटर हैं, तो हम इन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते। और क्या बोलेंगे उसी उपाधि इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट उसी इमेज का फ़ायदा शोभन उठाते हैं कि किसी और के शब्दों को अपना बना के पेश कर देते हैं, किसी के आइडियाज़ को बातों बातों में उनसे निकाल लेते हैं और फिर बहती गंगा में हाथ धोने के तरीके से बस बोल देते हैं कि अरे आपसे बात हुई थी, बस ऐसे ही बोल दिया, या किसी के आइडियाज़ चुरा कर अपनी पुस्तक ही बना देते हैं। लेकिन जो आसपास लोग हैं वो फिर सवाल भी नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें पता है कि अरे इससे जब मेले में कौन पड़े, already they're a celebrity, they're very successful, and even if we question it, we will not be trusted, we will not be believed, और हमारा ही नुकसान होगा। तो वो सब चुप रह जाते हैं, कोई सवाल नहीं उठाता उस पर। तो पहला तो हमें ये देखने को मिलता है कि उसके निजी जीवन के साथ साथ उसका जो सामाजिक जीवन है, उसका जो प्रोफेशनल परिवेश है, उसमें भी वो कितना ज़्यादा खोखला इंसान है। लेकिन जो कुछ घट रहा होता है वो बात मीनल तक नहीं पहुंचने देता। वो कहता है कि कुंतल कहती हैं कि अपने मित्रों से जो अवमानना मिली थी उसे शोभन ने मीनल तक नहीं पहुंचने दिया। तो दिस इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शोभन की
वो जिसके सामने जैसी छवि बनाकर रखना चाहते हैं, उन्हें पता है कि उस तक कितनी बात पहुंचानी है। अगर 100 बातें हुई होंगी तो उन्हें पता है कि इसका 50% ही पेश करना है। पिछला जो दूसरा जो अगला भाग है जिसमें उनकी कुछ कमी जाहिर हो रही है, उसको हम बताएंगे ही नहीं, ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ये हुआ ही नहीं है। तो he will make sure that you only know that much what you want to know, because what you know about him should benefit him in some way. अगर उससे शोभन का नुकसान होगा उस जानकारी की आपको अगर भनक लग गई, तो वो जानकारी आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे, जो कि वो मीनल के साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मीनल उनके बारे में अच्छा सोचे। लेकिन आप ये समझिए कि चाहे वो कितनी भी शब्दों में, मैंने पिछले अध्याय के डिस्कशन में भी ये बहुत बोला था कि शोभन ने अपने शब्दों से एक नकली संसार बनाया हुआ है मीनल के लिए और कुंतल के लिए भी, और मीनल को उससे अच्छा लगता है कि यू नो आई एम बीइंग लव्ड, आई एम बीइंग प्रेफर्ड ओवर समवन एल्स। बट शोभन को मीनल नहीं चाहिए। शोभन को मीनल जैसी कोई लड़की चाहिए, चाहे वो मीनल हो चाहे कोई और हो। आप समझिए, मैं इसको रिपीट करती हूँ। शोभन को मीनल नहीं चाहिए एज अ पर्सन, उसे मीनल चाहिए एज अ रिसोर्स, कि मीनल जो उसको एक तरीके से सर्विसेज दे रही है, बिकॉज ही इज जस्ट एक्सट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम मीनल, तो वो चीज़ करने के लिए अगर उसको कोई भी और मिल जाएगा, वो उसके पास जाकर वो वही शब्द एक रट्टू तोते की तरह रिपीट कर देगा। क्योंकि हम बाद में भी देखते हैं कि कुंतल कहती है कि कुछ वर्षों पहले मुझे भी नैनीताल ऐसे ही ले जाया गया था, मुझे भी यही दृश्य देखने को मिले थे। तो शोभन इज जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग दैट ही डिड विद कुंतल नाउ विद मीनल, क्योंकि अब उसे मीनल में वो नई चीज़ मिल रही है। आपको याद है, मैंने आपसे पिछले अध्याय में अगेन कहा था कि आप एक नया अगर कुर्ता पहनते हैं तो उस पर कब तक आपको तारीफ मिलेगी, एक बार 2 बार। तो ही इज़ कॉन्स्टेंटली सीकिंग दैट नॉवल्टी शोभन, कि पहले उसे कुंतल का नयापन अच्छा लग रहा था कि नई बीवी है, ये है वो है, मैं तुम्हें घुमाऊंगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरा आधार हो, वगैरह वगैरह, जो बहुत बड़े महान शब्द उसने कुंतल के लिए प्रयोग किए थे। अब कुंतल पुरानी हो गई है, कुर्ता पुराना हो गया है, अब इसको बार बार कितना ही पहने, तो एक नया कुर्ता चाहिए। और वो नया कुर्ता कौन है? मीनल। क्योंकि मीनल उसको वो शारीरिक सुख प्रदान कर रही है, उसको वो इमोशनल एक सुपीरियॉरिटी दे रही है, थ्रिल दे रही है। तो मीनल एज अ पर्सन डज नॉट मैटर हियर, मीनल एज अ रिसोर्स मैटर्स मोर फॉर शोभन। तो जब तक उसे अपने मन की चीज़ मिल रही है तब तक मीनल इज़ गुड। और ऐसा नहीं है कि मीनल के साथ वो जीवन भर रहने वाला है। थोड़े समय बाद मीनल पुरानी हो जाएगी कुंतल की तरह, तो उसको कोई और चाहिए होगी। तो इट इज़ अ पैटर्न दैट ही इज़ इन, ही इज़ रिपीटिंग द सेम पैटर्न दैट विद द पीपल दैट ही इज़ विद, कि जो शब्द कुंतल को आइडियलाइज करने के लिए या बढ़ाने चढ़ाने के लिए उपयोग में लाए गए थे, वही अब मीनल के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। जहाँ कुंतल को ले जाया गया था घुमाने के लिए, वहीं मीनल को ले जाया जा रहा है। जैसे कुंतल को छोड़ दिया गया है कि अब तुम्हारी कोई वैल्यू खास है नहीं, वैसे ही मीनल को छोड़ दिया जाएगा। कल को मीनल की जगह कोई और आ जाएगी। तो इट्स नॉट दैट ही इज़ वैल्यूइंग पीपल, इट्स जस्ट दैट ही इज़ यूजिंग पीपल द वे ही वॉन्ट्स टू। तो ऐसा नहीं है कि ही इज़ लविंग मीनल और दैट ही लव्ड कुंतल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें वो तो एक भ्रम है जिसको हमें, मुझे लगता है, सबसे पहले त्याग देना चाहिए, और हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो एक पैटर्न में रखता है अपने सभी उन लोगों को जिससे वो कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। और एक चीज़ आप ये समझिए, एनी पर्सन हु इज़ विद हिम विल फील स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। जैसे कुंतल कहती है कि मैं इनके सामने एक आया लग रही थी, जबकि वो बीवी है, तो उसे छोटा महसूस कराया जा रहा है ऑन पर्पस, कि वो अपनी डिग्निटी में खड़ी होकर ये ना बोले कि ये गलत है और मैं इसको नहीं अलाउ करूँगी और मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम गलत हो। वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ बिलीफ धीरे धीरे करके इतना तोड़ दिया गया है ना, कि वो खुद ही बहुत छोटा, बहुत कुंठित महसूस कर रही है कि उसकी कोई वैल्यू है नहीं। एक होता है ना कि हम
कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी वैल्यू अपने रिलेशंस के थ्रू ढूंढ रहे होते हैं, कि कोई हमें बोले कि तुम अच्छे हो तो हमें लगे हाँ हम अच्छे हैं, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। तो जो हमसे प्रेम करते हैं वो जब हमें याद दिलाते रहते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, तो वो हमें एक आत्मविश्वास से भर देता है, हमें प्रेम से भर देता है। तो ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। अगर कोई इंसान जो ये कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, सपोजिटली अगर वो आपको अपने शब्दों से और अपने बर्ताव से तोड़ता चला जाए धीरे धीरे, जैसा कि कुंतल के साथ हुआ है अब तक इस पूरी कहानी में, तो दैट हैज़ चेंज्ड कुंतल्स सेल्फ इमेज ऑल्सो। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम जहरीले लोगों को, टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन से जितना दूर हो सके उतना दूर रखें, क्योंकि उनके साथ हमारी जो इंटरेक्शंस होते हैं, वो इंटरेक्शंस की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो इम्पैक्ट करती हैं कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। तो हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना एक्सेस देना चाहिए जो हमारी रिस्पेक्ट हमारी नज़र में भी बना कर रखें। तो और इससे, हाँ, आप ऐसा मत समझिए कि सच में इससे कुंतल छोटी हो जाती है, नहीं, कुंतल बड़ी है, लेकिन उसका नज़रिया बदल दिया गया है, उसका नज़रिया अपने प्रति तोड़ दिया गया है, ठीक है, बिकॉज द अदर पर्सन इज इग्नोरिंग हर, शी फील्स दैट शी इज समवन वर्थ इग्नोरिंग, विच इज नॉट ट्रू। शी इज अ वेरी काइंड, पोलाइट, सॉफ्ट, स्वीट पर्सन। और अगर कोई उसको देखता है और सोचता है कि ओ दिस इज अ परफेक्ट पर्सन टू अब्यूज, देन द अब्यूजर इज रॉन्ग एंड दिस पर्सन इज नॉट रॉन्ग एंड इनसिग्निफिकेंट एंड स्मॉल, दे जस्ट बीइंग मेड टू फील दैट। एंड सैडली एज ह्यूमन बीइंग्स वी बिलीव व्हाट वी फील, है ना, फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स, लेकिन क्योंकि हम उसे पूरे शरीर में, पूरे आत्मा में फील कर रहे होते हैं कोई चीज़, हमें लगने लगता है कि वही हमारी रियलिटी है। कुंतल को भी यही लगने लगा है, हर विक्टिम को मुझे लगता है यही लगता है कि उनके साथ कुछ गलत है, there's something wrong with them, that they are stuck here and they're not able to move out of it. लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एनालॉजी देती हूँ जिससे मैंने इस चीज़ को समझा था। एंड एक बहुत सुंदर बगीचा है, आप ऐसे समझिए, वहाँ पे की लहरियाँ फुदक रही है, फूल खिले हुए हैं, फूलों पर तितली है, भंवरे हैं, बहुत सुंदर मुलायम घास है, धूप आती है, पेड़ हैं, चिड़िया चहचहा रही है, खुला आसमान है। वहाँ पर कोई इंसान आता है और सोचता है कितना अच्छा होगा अगर मैं इन फूलों को तोड़ दूँ, इस घास को कुचल दूँ, इस पेड़ को काट दूँ। तो कितनी आसानी से हम समझ पाते हैं दैट दे आर अ बैड पर्सन। एनी पर्सन हु फाइंड्स दैट योर गुडनेस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर देम to lay bare their evilness is an evil person. There is nothing wrong with the beautiful garden. What's wrong is the person who sees it as an opportunity to destroy it. Similarly, there is nothing wrong with a good, kind-hearted person. What is wrong is with the person who sees that and chooses to bring out the shit in them. Pardon my words. लेकिन उनके अंदर जो क्रूरता है इज नॉट बिकॉज ऑफ कुंतल, इट्स जस्ट देयर। कुंतल को वो एक जगह देखते हैं कि ये अच्छी जगह है जहाँ पर मैं गंद मचा सकता हूँ, अपनी क्रूरता, अपनी निर्दयता, अपना घिनौनी कामुकता को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बिकॉज दे फाइंड दैट एज अ सेफ स्पेस टू डू दैट, विच मेक्स देम एज एन अगली पर्सन। एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज कि अकेले रहना बेहतर है किसी के साथ अकेले होने से, क्योंकि जिसके साथ आप अकेला महसूस कर रहे हो, जो आपकी अच्छाई को अपनी बुराई के लिए एक बहुत अच्छा स्टेज समझ रहा है, उससे दूर रहना बेहतर है। क्योंकि किसी के साथ जब हम अकेला महसूस करते हैं, उस अकेलेपन का कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन एक अंग्रेजी में कहते हैं कि सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना, कि लोनली का मतलब आप अकेला महसूस करो, यू नॉट लाइकिंग व्हाट्स देयर in the absence of other people. But solitude is like you are so happy and fulfilled and secure with yourself. आपको अपना अकेलापन काटने को नहीं दौड़ता. You're not lonely. You can be lonely in a room full of people. है ना, कि वो lonely है जबकि वो अपने पति के साथ है, अपनी बेटी के साथ है, but she feels alone. तो it's better to have solitude. अकेले रहो लेकिन खुश रहो, संतुष्ट रहो,
क्योंकि किसी के साथ होने वाला जो अकेलापन है ना, वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, मुश्किल होता है उसे जीना। या इस चैप्टर के बारे में मुझे इतना ही कहना था। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। इसे यहाँ तक पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी एंड कांता भारती जी। अंटिल अगली बार, स्टे हाई ऑन साहित्य।